थैंक यू सर। अभी अभी सर आपके साथ चर्चा कर रहे थे हिस्ट्री के पूरे पैटर्न पर और उसका ट्रेंड कैसे कैसे बदल रहा है। तो चर्चा के दौरान सबसे ज़्यादा सर ने फोकस किया था 68 69 के प्रश्न को लेकर के। मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूँगा। और अगर आप देखेंगे जाकर के तो 60 और 62 बीपीएससी जब संचालित हुआ था उसी समय से बदलाव दिखना शुरू हो गया था। प्रश्नों का जो पैटर्न में परिवर्तन प्री के पैटर्न में भी और मेंस के पैटर्न में भी वहाँ से दिखना शुरू हो गया था। जैसे आर्ट एंड कल्चर को ही हम लोग फोकस करते हैं। आर्ट एंड कल्चर में फर्स्ट टाइम उसी वक्त, जैसे सामान्यतः यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर आप 3 प्रश्न रट करके जाते थे और एकदम इत्मीनान में रहते थे। 3 में से भी जो पिछले साल पूछा है उसको छांट देते थे। तो 3 चीज़ था आपके पास, पटना कलम, पाल कला और मौर्य कला। स्पेसिफिकली आप सिलेबस को भी देखिएगा तो उसमें भी स्पष्ट रूप से इस 3 की चर्चा की गई थी कि ये 3 है। और सामान्यतः आप रट करके इसका पूरा विशेषता सब कुछ पढ़ करके चले जाते थे। वहाँ पर जो भी होता था लिख करके आप आ जाते थे और अच्छे मार्क्स भी आ जाते थे। पहली बार 60 to 62 में आप देखेंगे कि वहाँ पर पूछा गया मौर्य कला को लेकर के कि मौर्य कला पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव था। यहाँ से जब प्रश्न उठना शुरू हुआ, जब मौर्य कला पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव था, तो अब आपको जो मौर्य कला के बारे में पढ़ करके गए थे, पिलर है, राजप्रसाद है, पिलर के ऊपर बहुत सारे पशु का चित्र बना हुआ है, ये सब पूरा लिख करके, स्तूप वगैरह लिख करके आते थे। और जितने भी लोगों को हमने देखा मौर्य कला पर, भाई ये मौर्य कला पर बौद्ध का क्या प्रभाव है, तो कहते थे स्तूप का निर्माण हुआ, बस यही बौद्ध प्रभाव है। और बहुत जगहों पर वो अशोक के पिलर पर जो धम्म संदेश लिखा गया, बस यही बौद्ध धर्म का प्रभाव है। अगले साल प्रश्न पूछ दिया गया कि मौर्य कला ने बिहार की कला को कैसे प्रभावित किया। जस्ट उसके अगले साल प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य कला ने बिहार की कला को कैसे प्रभावित किया। और आप देखिएगा ये सब प्रश्न कब पूछा जा रहा है। इस एग्ज़ाम का जो आयोजन हो रहा था उसका वर्ष देखिएगा कि किस वर्ष में पूछा जा रहा है। और उस वर्ष में आप देखिएगा कि जो धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता की जो स्थिति है आपके समाज में किस प्रकार से बदल रही है। आप सोचते हैं कि जो बात की हम लोग चर्चा करते हैं अक्सर बतलाते हैं कि जो आपके यहाँ चल रहा है वही चीज़ पर आपसे वहाँ से राय पूछा जा रहा है। इस तरीक़ा से दीजिए चाहे उस तरीक़ा से दीजिए, आपका जो व्यू है वो तो ले ही लेंगे हम, किसी न किसी तरीक़ा से आपको देना ही देना है, कैसे नहीं दीजिएगा। तो प्रश्न तो आप लिख रहे होंगे मौर्य कला पर, लेकिन पूछा जा रहा है आपके समाज में, आप अपने समाज में जो चल रहा है उस पर आपका भी व्यू वहाँ पर आ जाएगा, स्पष्ट रूप से आएगा। क्या इससे बचा जा सकता है? जब उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पूछा जा रहा है तो आप क्या देख रहे हैं कि आजीवक को गुफा दे रहा है, प्रतीक का इस्तेमाल। बुद्ध की मूर्ति तो कहीं नहीं बनवाई अशोक ने, कहीं पर है कि अशोक बुद्ध का मूर्ति बनवा रहा हो, कहीं पर किसी पिलर में कहीं पर बुद्ध का बौद्ध शाक्य अपने को कहा, अपने को प्रियदर्शी कहा, लेकिन कहीं पर बुद्ध या बुद्ध के बारे में कुछ कह रहा है? नहीं। अब देखिएगा जिस प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, क्या वो प्रतीक हिंदू धर्म के प्रतीक नहीं है? वो अभी देखे होंगे उस सेंगोल में भी वही प्रतीक दिखेगा, भले आप उसको चोल का और इसका उसका कर लें, लेकिन आदि स्वरूप जो है वो वहीं से रामपुरवा वाले स्तंभ से दिख जाएगा। तो जो परिवर्तन आपके यहाँ चल रहा है वो किसी न किसी तरीका से आपका व्यू वहाँ पर लिया जा रहा है। इसके बाद बात आती है 68वीं और 69वीं में।
सर्वेश सर हैं। सर्वेश सर पूछे कि 69वीं का जब हम लोग क्लास करवाए थे और मैंने ही आर्ट एंड कल्चर का क्लास करवाया था, तो पूछे कि हमको क्वेश्चन क्रैश कोर्स हम लोग ख़त्म कर चुके थे। दो वाक़या हुआ था। एक वाक़या हुआ था कि मेंस का जब मैं राष्ट्रीय आंदोलन वाला क्लास ले रहा था तो सर ने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन का क्लास करवाना है। बच्चे क्लास में थे, उन्होंने भी डिमांड की कि नहीं सर आप असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो करवा दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करवाऊँगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करवाऊँगा। मैंने उनको डिनाई करके बोला ठीक है, बाद में टाइम मिलेगा तो बाद में मैं कभी करवा दूंगा, लेकिन अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करवाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करवाया था और वहाँ से शॉर्ट नोट्स आए थे। अगर मैं वो असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो करवाया रहता तो आज मैं ये कहने की स्थिति में नहीं होता कि हाँ हमने करवाया था और वहाँ से प्रश्न आए थे। तो सर इसी तरह फिर सर पूछे कि हमको सब जगह तो नहीं डर है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में डर है। मैंने कहा था कि नहीं सर, वहाँ हम फेल नहीं करेंगे, इसका मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि 68वीं को जब मैं देखा कि 68वीं में वो सिलेबस को बदल रहा है, 68वीं का जब प्रश्न हमने देखा तो हमने फाइन आर्ट वाले एनसीईआरटी को बेस बनाया और फाइन आर्ट वाले एनसीईआरटी को बेस बना करके उसमें जितने टॉपिक की चर्चा की गई थी वो सारे टॉपिक का चर्चा किया था। और एक अकेला, मतलब और तो कहीं से मुझे तो अभी तक ये, मतलब मैक्सिमम जो आर्ट एंड कल्चर का क्लास यहाँ पर ले उनको ये भी नहीं पता है कि ईस्टर्न केव क्या है और वेस्टर्न केव क्या है। ईस्टर्न केव में बराबर और इन सबको गिन देते हैं। तो सिंगल हमने, और बेस कहाँ को बनाया था? एनसीईआरटी को हमने बेस बनाया था और ये सारी चीज़ मैंने करवाई थी। और इसके बाद आप अगर देखिएगा शॉर्ट नोट्स में आपसे मौर्य कला से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, केव आर्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर जगह देखिए ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जा रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप देखिएगा तो 68वीं में भी मैंने करवाया था, जिस साल ये प्रश्न पूछा गया था, प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिर के विकास का विश्लेषण कीजिए, ये प्रश्न भी मैंने करवाया था। अब कहिएगा कि यहाँ तक हम पहुँच कैसे गए? बाबा बागेश्वर तो कोई हम है नहीं जो भभूत बांटेंगे, हमको मतलब कोई दिव्य दृष्टि या कोई सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता तो है नहीं जो सब कुछ पकड़ लेंगे, या कोई हमको दिव्य ज्ञान ऊपर से नहीं आते रहता है। तो हमने सिलेबस को आइडेंटिफाई किया था और जो भी 68th या 69th में हमारे यहाँ पढ़े होंगे या उसके पहले भी, तो जब भी हम क्लास लेते थे तो ऐसा नहीं था कि क्लास लेने के क्रम में अचानक से मौर्य कला शुरू करें तो मौर्य से ही शुरू करते थे। मौर्य को अगर शुरू करते थे तो उसका प्रभाव बताते हुए शुंग कला को ही बतलाते थे कि वो यक्षिणी कैसे सालभंजिका में बदल गई, यक्षिणी कैसे सालभंजिका में बदल गई। आगे हम लोग जब क्लास लेंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने दीजिए, अभी क्लास लेंगे तो और डिटेल में बतलाएंगे कि कैसे कैसे ये काम हुआ और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जब कभी हम लोग मौर्य कला की बात करते थे तो मौर्य कला का उद्भव किस परिस्थिति में हुआ, इसने किस यूनिफॉर्मिटी को जन्म दिया, इस यूनिफॉर्मिटी की प्रतिक्रिया में क्षेत्रीय रिएक्शन, रीजनल रिएक्शन कैसे आया। आप देखिएगा कि साम्राज्यों का भी उदय उसी तरह, छोटे छोटे राज्यों का भी उदय उसी यूनिटी के खिलाफ। जैसे ही केंद्रीकरण होता है तो रीजनल पावर उपेक्षित होती है, रीजनल रिवोल्ट होता है और रीजन राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होता है। वो काम कला में भी होता है, हर जगह वो दिखेगा, समाज में भी दिखेगा, कला में भी दिखेगा। तो एक लाइन से आप देखिएगा कि उस मौर्यों के यूनिफॉर्मिटी के खिलाफ शुंग, पूर्वी गुफा, पश्चिमी गुफा, मथुरा गांधार, ये पूरा उस यूनिफॉर्मिटी के खिलाफ एक रिवोल्ट के रूप में सामने आता है, जहां पर स्थानीय तत्व, स्थानीय कारीगरी, स्थानीय सामग्री को लेकर के, क्योंकि देखिएगा मौर्य क्या कर रहे थे, चुनार का बलुआ पत्थर उठा करके और कलकत्ता मतलब कालसी, बॉम्बे में सुपारा, जूनागढ़ वहां तक पहुंचा दिए थे। वहां कोई स्थानीय पत्थर नहीं था क्या? तो अगला जो विकास होता है वो वहां का जो स्थानीय पहाड़ थे, स्थानीय पत्थर थे, वहां से ये कला शुरू होती है। तो हमने सबकी, क्योंकि ये सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आर्ट को
या आर्ट कल्चर को आप कभी बीच में से एक इंटरसेक्ट करके केवल आजकल नहीं देखते, जैसे सुपर स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल या डॉक्टर होते हैं, वो किडनी के हैं तो केवल किडनी देखेंगे, हार्ट के हैं तो केवल हार्ट को देखेंगे, बाकी चीज़ पूछेगा तो वो बोलेंगे कि नहीं फलाने के पास जाइए, चिलाने के पास जाइए। आर्ट को आप उस तरह अलगा करके केवल मौर्य कला को, पाल कला को और पटना कलम को नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक विरासत को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अपने से आने वाली विरासत को भी रिप्रेजेंट करता है, और वो आने वाला आगे जो आने वाला है उसका प्रसव भी वो करते रहता है। जैसे गोदान के बारे में एक बहुत ये है कि वो आने वाली समस्याओं के और आने वाला जो भविष्य है उसकी प्रसव पीड़ा भी है वो। तो उसी तरह से आर्ट का 3 जो माइलस्टोन आपको दिए गए थे, उस अभी तक केवल उस माइलस्टोन से प्रश्न पूछा जा रहा था। अब उस माइलस्टोन के जन्म और वो माइलस्टोन कैसे प्रभावित कर रहा है वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई नया चीज बीपीएससी आपसे पूछ रहा है, वो उसी सीक्वेंस में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप इसको जाने बिना इसको नहीं समझ सकते हैं, इसके इम्पैक्ट को नहीं समझ सकते हैं, और इसके इम्पैक्ट को समझे बगैर, इसके साथ बीच में 2 और प्रयास होता है गुप्त काल में, इस इंपैक्ट को समझे बगैर आप पाल कला को नहीं समझ पाइएगा। और फिर यहां पर जैसे गुप्त काल में जब अजंता, एलोरा और वगैरह में जब म्यूरल्स बनते हैं, भित्ति चित्र बनते हैं, उस भित्ति चित्र का मिनिएचर में परिवर्तन कैसे होता है, इस मिनिएचर ने आगे मुगलों के चित्रकला को कैसे प्रभावित किया, और फिर उससे आपका पटना कलम कैसे डेवलप हुआ, आधुनिक आर्ट का आपके यहाँ कैसे बिहार में डेवलपमेंट हुआ, उसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये पूरा एक सीक्वेंस में है, सब एक दूसरे के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण कर रहा है, सब एक दूसरे से प्रभावित हो रहा है, पहले वाला आगे वाले के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण कर रहा है। तो ये सारा कुछ एक सीक्वेंस में है, और बगैर उस सीक्वेंस को पकड़े हुए, बगैर उस कड़ी को पकड़े हुए आप बीच में से लिखिएगा तो बस आधी अधूरी बातें बीच में से आप लिखेंगे। तो पूरा विषय का मुकम्मल पहचान आप तभी कर सकते हैं जब आप पूरा सीक्वेंस में पढ़ेंगे इसको। और इसलिए हमने जब सिलेबस अपना कोचिंग का जब सिलेबस बताया कि आर्ट एंड कल्चर में हम क्या, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, मुश्किल से 6 से 7 क्लास का चीज़ है, उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं लेता हूँ। क्रैश कोर्स में मुश्किल से 2 क्लास में इस पूरे को मैं समेट के ख़त्म कर लेता हूँ। तो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, और बहुत ज़्यादा माथा पच्ची करने की भी चीज़ नहीं है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ पर आप एक लाइन से इंडस वैली से अगर शुरू कीजिएगा तो इंडस वैली, चूँकि पृष्ठभूमि वही है, भारतीय आर्ट की पृष्ठभूमि की शुरुआत इंडस वैली से ही होती है, और जो परंपरा इंडस वैली में दिखती है वही परंपरा धीरे 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 समय के अनुसार विकसित होती जाती है, विकसित होते 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 आज के आर्ट तक पहुंचती है। तो बस वही हमको वो डेवलपमेंट को तय करना है, और उस चीज़ को अगर आप पकड़ लीजिएगा, एक बार उस ट्रेंड को पकड़ लीजिएगा, तो यहाँ से किसी भी प्रकार से कितना भी घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जाएगा आप जवाब देने की स्थिति में होंगे। एक अलग से मधुबनी पेंटिंग है जो कदाचित इससे थोड़ा अलग है, बाकी जितना भी पेंटिंग है कुछ राजकीय आश्रय में, कुछ राजकीय सहयोग से, यह एक अकेला पेंटिंग है या एक अकेला आर्ट है जो अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है, बिहार के अनुष्ठानिक चीज़ों से जुड़ा हुआ। एक छोटा सा हम लोग चर्चा कभी कभी, हालांकि इस बार वहाँ से प्रश्न पूछा गया है, शायद पूछा गया है कि नहीं, हाँ पूछा गया है, बिहुला वाला कुछ था ना, आप लोग के साथ क्लास में भी चर्चा किए थे, हमको ध्यान में है, जब हम इसका चर्चा कर रहे थे आपके साथ, अरे जिस दिन राजगीर वाला चर्चा किए थे आपके साथ करंट का, उस दिन बिहुला वाला भी चर्चा किए थे ना, ये बांस का जो वो बनता है और उस पर जो बिहुला बिसहरी की कहानी है, ये पूरा चर्चा आपके साथ किए थे। तो आप ये मत समझिए कि क्लास में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं और प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो ऐसा नहीं कोई रिलीवेंट प्रश्न था आपके लिए या कुछ नया चीज पूछ दिया गया था। तो मधुबनी पेंटिंग और इसी के साथ एक अनुष्ठानिक शैली अंग वाला जो है वो क्या नाम है उसका, जो बिहुला से जुड़ा हुआ है, नहीं टिकुली नहीं, बिहुला से जुड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, बिहुला बिसहरी की कहानी से जुड़ा हुआ है जो बांस पर बनता है। अभी अचानक मिस्टेक कर गए,
कभी ध्यान में आएगा तो मैं फिर से बतलाऊंगा। हालांकि मैंने उसके विषय में भी बिहुला बिसहरी की कहानी और उसके साथ उसका जो पूरा शैली है, बड़ा अच्छा टोकरी पिटारी पर जो बनता है, क्या कहते हैं उसको, भी उसका नाम एग्जैक्ट नाम ध्यान में नहीं आ पा रहा है। इसके अलावा आप देखिएगा तो नागर, द्रविड़ और बेसर, ये तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। नागर शैली जो है गुप्त काल से शुरू होता है मंदिर निर्माण शैली, और गुप्त काल के बाद अचानक से उत्तर भारत के क्षेत्र में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होता है। और वो बड़ा बड़ा जो मंदिर है, वो मंदिर न केवल उस समय की राजनीतिक व्यवस्था, न केवल उस समय की सामाजिक व्यवस्था, उस समय की आर्थिक व्यवस्था, सबको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समाज में देखिएगा सामंतवादी सिस्टम चल रहा है तो मंदिर भी उसी तरह ऊंचा ऊंचा शिखर वाला मंदिर बन रहा है। उसी तरह से पंचायतन शैली में मंदिर बन रहा है। एक प्रमुख, जिस प्रकार से राजा प्रमुख होता था उसके सहायक छोटे छोटे होते थे, उसी तरह से एक प्रमुख देवता की मंदिर होती थी और उसके आसपास उसके सहायक होते थे। जैसे जैसे देखिएगा कि जनजातियों को हिंदू समाज में आर्यीकरण, जो कृण्वंतो विश्वमार्यम की अवधारणा चलती है, तो देखिए कि हनुमान और गणेश को कैसे शामिल किया गया। उसके पहले हनुमान गणेश की मूर्ति नहीं दिखेगी। तो सब बहुत इंटरेस्टिंग है और आराम से हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और इतना इंटरेस्टिंग है कि आगे भी आप देखिएगा, जब पाल कला की हम लोग चर्चा करेंगे, सनातन धर्म में बहुत सारी देवियों का आगमन हुआ है। वहाँ पर आपको लगेगा कि सारी देवियाँ तो बौद्ध धर्म की देवियाँ थी, बौद्ध धर्म से सीधे उनको हिंदू धर्म में ले आया गया है। अभी भी बौद्ध धर्म में जब कोई आप दीक्षा लेने जाइएगा तो आपसे एक प्रण करवाया जाएगा, शपथ लीजिए कि बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि क्या किया इन लोगों ने, उनके सभी देवताओं को ही अडॉप्ट कर लिया। वो उनके रिलेवेंसी का एक बहुत बड़ा कारण बना था। उनकी सारी देवियों को ले आया। उनका गणेश को देखिएगा, यहाँ पर गणेश विघ्न हर्ता के रूप में है। बौद्धों के अंदर देखिएगा, वज्रयानियों के यहाँ तो वो विघ्नकर्ता के रूप में, और उनकी वहाँ पर पिटाई करते हुए मूर्ति बनी हुई है पाल कला में। तो सबकी हम लोग बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा करेंगे आपके साथ। ज़रूरत क्या है कि पूरे आर्ट एंड कल्चर को एक सीक्वेंस में समझने की ज़रूरत है। क्लियर? तो इसी आधार पर हमने इस सिलेबस को डिफाइन किया है। हमने अपना सिलेबस जो बनाया है कि हम मुख्य रूप से हमारा जो 3 माइलस्टोन है ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ इसके इम्पैक्ट, इसकी पृष्ठभूमि को दिखाते हुए हमने उसकी सब्सिडरी के रूप में इस टॉपिक को रखा है। और इस टॉपिक के सहारे आपका सिलेबस इस तरह से कवर रहेगा कि एक प्रश्न तो यहाँ से 2 शॉर्ट नोट्स हर साल पूछे जा रहे हैं लगभग, तो मिला जुला के 1 या 2 प्रश्न यहाँ से भी अगर रहते हैं तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने जा रहा है। तो इतना समय आप लोगों ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी व्यक्ति इस हमारा जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब, इस चैनल को ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि यहाँ पर कोई भी इस तरह का जानकारी हो वो आप तक पहुँचे। मैं आप लोगों ने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी देवी